तो बेटा ऐसा है, हमने जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो ये थी, याद है आप लोगों को? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और 3 से लेकर 12 के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना था कितना है। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 3 को मार्क किया यहाँ पर, उस पर वेलोसिटी निकाल दी। फिर हमने 12 को मार्क किया यहाँ पर, उस पर वेलोसिटी निकाल दी, और बीच में जो भी शेप हमारी बनी थी उसका एरिया हमने निकाल दिया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो गया था। ऐसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है। अब हमारे पास में आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, और देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम ऐसी ही है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास में। वीटी ग्राफ दे रखा है बेटा आप लोगों को, वीटी ग्राफ। देखो वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर है टाइम, देख पा रहे हो? इधर क्या है, वेलोसिटी, और इधर है आपके पास में टाइम। और प्रॉब्लम में आपसे पूछा है, स्टडी द फॉलोइंग वीटी ग्राफ, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन द टाइम इंटरवल 0 से लेकर 12। देखो पूरा 0 से लेकर 12, बेटा यहाँ है 0, बोलो है या नहीं है, और यहाँ है 12। तो पूरा 0 से लेकर 12 तक, पूरा 0 से लेकर 12 तक कितनी डिस्टेंस होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको ये बताना है। अब डिस्टेंस के लिए मैंने क्या तरीका आपको बताया था, पूरा एरिया निकाल कर ऐड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या तरीका बताया था आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेना है पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया लेना है नेगेटिव, उन्हें ऐड करो तब जाकर आपका आंसर बनेगा। करें स्टार्ट, ठीक है। बताइए ये सबसे पहली शेप कैसी बन रही है बेटा हमारे पास में, यहां तक ट्राइंगल बन गया हमारे पास में। कितना होगा इस ट्राइंगल का एरिया, जरा बताइए। हाफ, बेस है बेटा हमारे पास में 2 और हाइट है हमारे पास में 6। बेस है 2, हाइट है 6, ये हो गया 6 मीटर, हो गया 6 मीटर। इसके बाद कैसी शेप बन रही है बेटा हमारे पास में, ये बन रहा है रेक्टेंगल। बोलो रेक्टेंगल है या नहीं है, ये रेक्टेंगल है। बताओ ये वाली साइड कितनी होगी हमारे पास में, 4 - 2 2, और ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 6, 2 × 6 12। ट्राइंगल का एरिया हो गया 6, क्लियर। रेक्टेंगल का एरिया हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, देखो ये जो शेप हमारे पास में बन रही है बेटा, बोलो ट्रेपेजियम है या नहीं है, बोलिए ट्रेपेजियम है या नहीं है, ठीक है। क्या होता है ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये वाली साइड और ये वाली साइड, बोलो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, और फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इनके बीच के गैप से हम लोगों को, ठीक है। तो ये जिस पर मैंने ग्रीन कलर बनाया है, इसका एरिया होगा हमारे पास में हाफ। बेटा ये वाली साइड है हमारे पास में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड है 6 प्लस ये पूरी साइड कितनी है हमारे पास में, ये पूरी साइड है हमारे पास में 12, और इनके बीच का गैप है 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 9, यहाँ का एरिया हो गया 9, क्लियर। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया। देखो ये जिस पर मैं शेड कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको, जिस पर मैंने शेड की है ये वाला एरिया निकालना है। बताओ इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है बेटा आप लोगों की, इस ट्राइंगल की हाइट है 12, और ट्राइंगल का बेस कितना है 7 - 5 कितना है 2, 2 है 3 है, 7 - 5 2 है या नहीं है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, 12 × 2 कैंसिल आउट, इसका एरिया हो गया 12। अब नीचे की तरफ आ जाइए, ये बताइए कि ये जो पूरी शेप है, बताओ ये ट्रेपेजियम है बेटा या नहीं है। इसका पूरे का एरिया मैं एक बार में ही निकाल रहा हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। देखो ये वाली साइड आएगी 11 - 9 2, 12 - 7 5, ये वाली साइड आएगी 5 और ये वाली साइड आएगी 2, तो हमने कर दिया 5 + 2 मल्टीप्लाई। और बेटा इनके बीच का जो गैप होगा वो ये होगा, इनके जो बीच का गैप होगा वो ये होगा, गैप होना है इनके बीच का 4। मैंने आपसे कहा था माइनस नहीं लेना है आपको, 2 5 और 2 7, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। बोलिए समझ आया नहीं आया।
यहाँ का एरिया है 6, ये एरिया है 12, ये वाला एरिया है 9 और ये ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास में 12। ठीक है, इन सबको उठाकर ऐड कर देंगे, ये ट्रेपेजियम का एरिया भी इसमें ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। यानी हमारी डिस्टेंस आएगी बेटा यहाँ से निकलकर 6 + 12 + 9 + 12 + 14, दिस इज डिस्टेंस। और अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया हैं, ये 4 एरिया हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, इन्हें तो हमने ले लिया है पॉजिटिव। कैसा लिया है बेटा? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया है उसे कैसा लेना है? नेगेटिव। ये हो गई है डिस्टेंस मीटर में और ये हो गया है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये भी हो गया है मीटर में। एक हो गई है डिस्टेंस, एक हो गया है डिस्प्लेसमेंट। बताइए कोई समस्या है क्या? अब मैं ऐसा क्वेश्चन दोबारा से नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं 3-4 आप लोगों को बता चुका हूं। मुझे लगता है कि अब कर लेंगे आप लोग, परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है ना? हो जाएगा ना आराम से? गुड। अब इसी क्वेश्चन में बेटा सेकंड पार्ट हम लोगों को और दे रखा है। क्या है सेकंड पार्ट, जरा समझिए। हमें बनाना है स्केच द एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमें और बनाना है इसके अंदर। स्केच द एटी ग्राफ, हमें एटी ग्राफ और बनाना है इसके अंदर। अब कैसे बनाएंगे एटी ग्राफ, जरा ध्यान दीजिए बेटा। पहले आप एक काम करो, इस पूरे ग्राफ को 2-3 पोर्शन में आप डिवाइड कर दो। देखो यहाँ देखो सभी लोग, हमने इस ग्राफ को डिवाइड कर दिया O से लेकर A तक, फिर A से लेकर B तक, फिर B से C और फिर C से D, फिर D से E, E से F और F से G। इतने पोर्शन में हमने इसे डिवाइड किया। ठीक है, आप देखो O से लेकर A तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। बोलो है या नहीं है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कैसा है बताओ? वेलोसिटी में कितना चेंज आया बेटा? ग्राफ यहाँ से यहाँ चला गया, वेलोसिटी में चेंज आया 6 और टाइम में चेंज आया 2। आया या नहीं आया? तो O से लेकर A तक का जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा 6/2 यानी 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ ग्राफ हो गया बिल्कुल सीधा। और याद करो मैंने सीधे ग्राफ का मतलब बताया था कि एक्सीलरेशन 0 है, रेस्ट में एक्सटी ग्राफ होता है। ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ दिखाएगा कि एक्सीलरेशन 0 है, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब हम जाते हैं B से लेकर C तक। देखो B से लेकर C तक, देखो B से लेकर C तक बताओ कितना चेंज आया वेलोसिटी में? B पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है और C पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है? चेंज कितना आया? 6 का चेंज आया। 12 - 6 6। अच्छा B से C तक गए तो टाइम में कितना चेंज आया बेटा? B पर टाइम कितना है? 4। क्लियर? C पर कितना टाइम है? C पर टाइम है 5। 5 - 4 कितना आया? एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास में 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन है 3, यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन है 0, यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन है 6। एनी प्रॉब्लम? एक और हम देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो हमने बता दिया यहाँ का एक्सीलरेशन है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यहाँ का 0 है, यहाँ का 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। अब देखते हैं C से D तक का एक्सीलरेशन कितना होगा, C से लेकर D तक का एक्सीलरेशन कितना होगा। अगर ये बॉडी C से D तक आती है, पहले तो देखो कि जो C से लेकर D तक की लाइन है वो यहाँ से 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रही है। दिख रहा है आप लोगों को ये एंगल? बताओ 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है? अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा हमारा? नेगेटिव। कैसा होगा? एक्सीलरेशन हो गया हमारे पास में नेगेटिव। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? ग्राफ सीधा C से D पर आ गया। बताओ C पर कितनी वेलोसिटी है और D पर कितनी वेलोसिटी है? सो 12 - 0 12। राइट? एनी प्रॉब्लम? बताइए। ओके, टाइम में कितना चेंज आया बेटा? C पर कितना टाइम है और D पर कितना टाइम है? 7 - 5 2। ये बन गया हमारे पास में -6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बोलिए बना या नहीं बना? यानी इतने में एक्सीलरेशन 3 है, इतने में 0 है, इतने में 6 है, इतने में -6 है। क्लियर? अब बताइए कौन से पोर्शन में? देखो ये ग्राफ सीधा हो गया या नहीं हो गया?
यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इतने पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो। समझ में आ रही बात? यहां से यहां तक देखो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, यहां से यहां तक। इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है बेटा? राइट? एनी प्रॉब्लम? इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है? -4 में से माइनस करो 0 को, -4 ही आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, टाइम कितना हो गया? 7 और 9 के बीच में टाइम कितना हो गया? 2। -4 को 2 से डिवाइड करोगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही आप यहाँ निकालोगे, सबका एक्सेलरेशन आपका निकल गया। एक्सेलरेशन यहाँ भी कांस्टेंट है, 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ -6 है। 80 ग्राफ आप कुछ ऐसे बनाएंगे बेटा, देखो ध्यान से। 80 ग्राफ कुछ आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ टाइम है 0, यहाँ टाइम है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 7, यहाँ है 9। देखो 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक हमारा एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? फिर 2 से लेकर 4 तक हमारा एक्सीलरेशन है 0। 2 से 4 तक एक्सीलरेशन है 0। फिर 4 से 5 तक एक्सीलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट है बेटा, ऐसे कांस्टेंट है। ये हमारा बन गया कुछ इस तरीके से। ठीक है? अब उसके बाद बताइए 5 से 7 तक कितना है बेटा? 5 से 7 यानी यहां से यहां तक कितना है? -6। -6 बनेगा हमारा यहां पर। 5 से 7 तक ये है हमारा एक्सीलरेशन। समझ में आ रही है बात? अच्छा, फिर 7 से 9 तक यहां निकाल कर दिखाया मैंने आपको -2। कितना निकाल कर दिखाया? -2 यहां बैठेगा कहीं, -2 यहां से -2 ऐसे। तो इस तरीके से 80 ग्राफ बनेगा हमारा। कौन सा ग्राफ बनेगा? 80 ग्राफ। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, कई सारी कंडीशंस आप लोगों को करा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि परेशानी होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। जब भी आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है और टाइम से डिवाइड करना है। कहाँ से डिवाइड करना है? टाइम से। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस करेंगे, टाइम से आप डिवाइड करेंगे, तब जाकर कहीं आप लोगों का एक्सीलरेशन फाइंड आउट होगा। ठीक है? इस तरीके की कंडीशन हमारे पास में बनेगी। तो ऑलरेडी हम ग्राफ पढ़ चुके हैं इसके ऊपर। मुझे लगता है कि अब परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे ये वाला पोर्शन है, मान लो कि इस पॉइंट का नाम है F और इस पॉइंट का नाम है G। बताओ ग्राफ कहाँ से कहाँ गया बेटा हमारा? ग्राफ गया F से लेकर G तक, गया है F से G तक। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? F। फाइनल पॉइंट क्या हो गया? फिर आपको एंगल वेंगल नहीं देखना। अगर आप ऐसे करोगे तो एंगल देखने की भी जरूरत नहीं है वहाँ पर। समझ रहे हो आप लोग? G पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है और F पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0 में से माइनस करो -4 को, प्लस आ जाएगा। 0 माइनस के 4 कर दिया आपने। टाइम का डिफरेंस बताओ कितना है? F पॉइंट पर टाइम कितना है? 11 और G पॉइंट पर टाइम कितना है? 12। टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? 1। आंसर आ गया 4/1 प्लस के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 4 कहाँ बैठेगा? ओरिजिन के ऊपर। बताओ बैठेगा या नहीं बैठेगा? ठीक है बेटा, ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। अब आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। देखिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपके पास में। मैं चाहूंगा कि आप खुद बनाएं इस प्रॉब्लम को। देख लो कुछ नहीं है सवाल के अंदर। वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर है टाइम। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। बताओ ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं है? जब तक ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतनी ही डिस्टेंस होती है। इसके अंदर अंदर का एरिया निकाल दो। ट्रेपेजियम बन रहा है आपके सामने, इसका एरिया निकाल दो। वो एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई बात? रुक जाइए अभी,
रुक जाइए, सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर और उसके नीचे स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको खुद सवाल ट्राई करना है, नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। डन। सिर्फ ग्राफ बना लो यार, मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, मैं सभी के पास में आज व्हाट्सएप से सबके पास में क्वेश्चन पहुंचवा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू सबके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी आज आप लोगों के। जो नंबर हमें दे रखा है सबका व्हाट्सएप पर है ना वो नंबर, तो सबके पास में पीडीएफ पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में ये, देखो आप ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है। The acceleration time graph of a particle moving in a straight line as shown below. Sketch the VT graph. The initial velocity of the particle is 0. Initial velocity का मतलब यह है जब टाइम की वैल्यू 0 है उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ध्यान से बिल्कुल सोच कर बताना। ये बताओ कि y एक्सिस पर कौन है मेरे पास में, a, और x एक्सिस पर कौन है, यानी AT ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, ये AT ग्राफ है। और ग्राफ AT ग्राफ के ऐसे होने का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अरे एक्सीलरेशन कैसा है, देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ बना जिससे 90 डिग्री एंगल बनता है वो कांस्टेंट होता है। ये लाइन यहाँ से A वाले से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब A कांस्टेंट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 है। कितनी एक्सीलरेशन की वैल्यू, अच्छा ये बताओ टाइम कितना है बेटा आपके पास में, 0 टाइम है या नहीं है। टाइम बराबर 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और उसने पहले ही कह रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन हो रहा है मेरे पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी देखनी है कितनी होगी। टाइम इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 है, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। अगर हमें टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और देखो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्सीलरेशन दे रखा है 10, टाइम दे रखा है 5। लो बेटा टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। बोलिए समझ आया नहीं आया। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से बिल्कुल, 5 से लेकर 10 के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन और टाइम के पैरेलल है या नहीं है, यानी 5 से लेकर 10 तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। कैसा है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू है -5, ठीक है। यानी टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पर, बेटा ध्यान से देखो गौर करके, इस बार बात हो रही है 5 से लेकर 10 की। अगर बात हो रही है 5 से लेकर 10 की तो इस बार इनिशियल पॉइंट हो गया 5 वाला, ग्राफ 5 से 10 पर जा रहा है, और फाइनल पॉइंट हो गया 10 वाला। बोलो हो गया या नहीं हो गया। टाइम इक्वल टू 5 हो गया इनिशियल पॉइंट और टाइम इक्वल टू 10 हो गया फाइनल पॉइंट। बताइए टाइम इक्वल टू 5 पर कितनी वेलोसिटी आई आप लोगों की, इस बार टाइम इक्वल टू 5 इनिशियल का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी टाइम इक्वल टू 5 पर इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम इक्वल टू 10 पर वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, एक्सीलरेशन है हमारे पास में -5। दोबारा से हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। जब हम दोबारा से मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो बनेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का मतलब ये है टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, v की जगह मैंने ये रख दिया। u का मतलब है टाइम इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी कितनी है बेटा 50। अरे कितनी है, a कितना दे रखा है आपको -5। और देखो t का मतलब क्या है, t का मतलब ये है
यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है, बता सकते हो बेटा यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 10 - 5 कितना हो गया? 5। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास में 25 मीटर पर सेकेंड। अरे कितनी हो गई है? 25 मीटर पर सेकेंड। यानी टाइम इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, टाइम इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी 50 और टाइम इक्वल टू 10 पर वेलोसिटी कितनी है? 25। अरे कितनी है? 25। अब हमें वीटी ग्राफ बनाना है। एटी ग्राफ तो हमें दे रखा है। देखो यार फिजिक्स है ये, जब तक चीज़ों को जोड़ोगे नहीं ना समझ कर, तब तक कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। ना ये केमिस्ट्री है ना ये बायोलॉजी है कि आप इसमें रट के काम चला लोगे। चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास में कोई विकल्प ही नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो उसमें ऐसे ही काम चलाने की कोशिश ना करो कि भाई रट लिया हो गया काम। गहराई से समझने की कोशिश करो। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर 10 बार भी पूछोगे तो 10 बार आपका सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसे क्लियर करने की कोशिश करो कि वो कंसेप्ट आपको बहुत बढ़िया करके क्लियर हो जाए। आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? अरे समझ आया? आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ऊपर की तरफ वीटी के अंदर। तो हमने डेटा निकाला बेटा, ये देखो जब मैं इसे वीटी में बदलूंगा तो वीटी में मैं कैसे बदलूंगा? अरे सुनिए ध्यान से, यहाँ रखा v, यहाँ रखा t, टाइम है 0, यहाँ टाइम है 5, यहाँ टाइम है 10। ध्यान से बिल्कुल एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? वीटी में ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ। वीटी में जब ग्राफ ऐसे जाता है उसे हम कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वीटी के ऐसे ग्राफ को एटी में हम ऐसे बनाते हैं। समझ में आ रही बात? बताओ हमारी टाइम इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी कितनी है? टाइम इक्वल टू 5 पर हमारी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। ये हम पहुंच चुके हैं टाइम इक्वल टू 5 पर। बोलिए समझ आया नहीं आया? अरे बोलिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना है बेटा? -5। एक्सेलरेशन माइनस होने का मतलब यह है कि अब स्पीड ने या वेलोसिटी ने घटना स्टार्ट कर दिया है कांस्टेंट ही, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट ही, बस वेलोसिटी हमारी घट रही है। जब वेलोसिटी घटेगी तो बताओ ग्राफ नीचे आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो ग्राफ नीचे आएगा नहीं आएगा? और टाइम 10 पर यहाँ आकर रुक जाएगा, और 10 पर वेलोसिटी कितनी हो गई हम लोगों की? 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई है? देखो ध्यान से, टाइम बराबर 0 पर ग्राफ 0 से चला, टाइम इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम इक्वल टू 10 पर मैंने अभी आपके सामने निकाली थी, वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 25। यानी ग्राफ बिल्कुल नीचे आकर यहाँ नहीं रुका, ग्राफ टाइम इक्वल टू 25 पर आकर रुका। तो ऐसा एटी जब वीटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसा ग्राफ हम लोगों का बनेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि क्लियर करने की कोशिश करो चीज़ों को, नहीं तो वो तुम्हारे लिए बोझ बनती चली जाएंगी, कंसेप्ट के अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी। फिर जहां तक हो सके उस चीज़ को समझकर बिल्कुल अपने अंदर एक प्रिंट करने की कोशिश करो कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। और जहां समझ नहीं आ रहा है, जहां आपको समस्या पड़ रही है कि भाई ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, उसे मुझसे क्लियर करो। ठीक है, ये बताओ कि इस ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, ये समझ में आ गया आप लोगों को? और इस ग्राफ को हम नीचे की तरफ बनाएंगे, ये समझ में आ गया? ठीक है, करिए अपनी कॉपी में नोट आप। अब अगर अंशिव, अगर हमसे ये पूछा है कि टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला, तो कैसे निकालेंगे? एटी को वीटी में तो हमने बदल ही दिया, ठीक है, बस इसका एरिया निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल दो पूरा। ठीक है, जो भी एरिया निकल कर आएगा, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड में आपने इतना डिस्प्लेसमेंट चला है या इतनी ही आपने डिस्टेंस चली है। तो ग्राफ को चेंज करना आपसे ज़रूर आना चाहिए। कैसे आप ग्राफ चेंज करोगे? मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की चीज़ें हैं कि आप उन्हें बिल्कुल ध्यान से गौर से देखें।
बोलो बच्चों, समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये था हमारा AT ग्राफ और यहाँ हमने इसे कन्वर्ट कर दिया VT ग्राफ में। ठीक है, देखो आगे। अब बेटा ये दे रखा है हम लोगों को नेक्स्ट ग्राफ। बताओ पहले कौन सा ग्राफ हम लोगों को गिवन दे रखा है? कौन सा ग्राफ हम लोगों को गिवन दे रखा है? VT। कौन सा है? देखो y एक्सिस पर है वेलोसिटी और x एक्सिस पर है टाइम। बोलो है या नहीं है? आपको इस VT ग्राफ को XT ग्राफ में बदलना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बदलना है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बदलना है। देखो ध्यान से, जब VT ग्राफ में ऐसी लाइन बनती है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन बनती है, तब हम कहते हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्या है एक्सीलरेशन? जब ऐसी लाइन बनती है तब हम कहते हैं एक्सीलरेशन जीरो है। समझ आ रही बात? जब ऐसी लाइन बनती है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव। और जब पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हम ऐसा करेंगे, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है XT में या किसी भी चीज़ के अंदर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बताओ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है बेटा? अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो आप एक काम करो, इतने पोर्शन का एरिया निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा 1 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला है। निकालो जरा, इतना पोर्शन का एरिया कितना होगा? हाफ, बेस कितना हो जाएगा? ये बेस कितना हो जाएगा? 1, और हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास में? 4। बेटा ये आ गया एरिया हमारे पास में 2। अरे कितना एरिया आ गया? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो एरिया चला है वो 2 चला है। हमें इसे कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट में। समझ में आ रही बात? देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट में हम उसे कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं कुछ इस तरीके से। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो XT ग्राफ हम कुछ ऐसे बनाते हैं। बताओ 1 सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला? 4 मीटर। तो यहां हम मार्क करेंगे क्या? 1 सेकंड, और यहां मार्क हम कितना करेंगे? 4 मीटर। बोलो करेंगे या नहीं करेंगे? सिमिलरली ऐसे ही ये वाला निकालेंगे बेटा, आप लोग निकालेंगे। ये कितना आएगा निकल कर? पहले ये बताओ कि इतने पोर्शन में क्या हो रहा है? इतने पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन जीरो है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सीधा बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है। समझ में आ रही बात? ऐसे ग्राफ बनेगा। तो आप इसके नीचे का एरिया निकालो। बताओ इसके नीचे का एरिया कितने आने वाला है? ये 3 है, ये 1 है, ये साइड कितनी आ गई आपके पास में? ये साइड आ गई है 2। ये साइड कितनी आई आपके पास में? ये साइड आई है 4। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये हो गया 8। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये 3 सेकंड तक पहुंचा, जब तक ये 3 सेकंड तक पहुंचा, इसने 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और ट्रेवल कर लिया था, और 4 में 8 ऐड कर देंगे तो ये 12 मीटर पर पहुंच चुका था। 4 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो कितने पर पहुंच जाएगा? 12 मीटर पर पहुंच जाएगा। ऐसा ग्राफ बन गया अभी तक हमारे पास में। ठीक है, अब आप देखो बेटा, इतने पोर्शन में आ जाओ, इस वाले पोर्शन में बताओ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा? डिस्प्लेसमेंट कब होता है नेगेटिव? जब वो 4th में बनता है, 4th क्वाड्रेंट में। ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा तो कैसे कह दोगे आप नेगेटिव है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला एरिया? 1st में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या 4th में आ रहा है? बोलो 1st में आ रहा है। तो कैसे कह दोगे आप लोग कि भाई ये नेगेटिव हो गया? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसका एरिया निकालो, इसका ग्राफ आगे आप प्लॉट करो। समझ में आ रही बात? उसके बाद में देखो पूरा यहां से लेकर यहां तक गया है ना, पूरा यहां से लेकर यहां तक। यहां से यहां तक का मतलब है वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, और जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है ना तो ग्राफ नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ग्राफ कहाँ आना स्टार्ट हो जाता है? ग्राफ नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से ये ग्राफ अब ऐसे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही बात? और फाइनली इसके बाद में ग्राफ हल्का सा नीचे आकर फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर जाएगा ऐसे, और फाइनली हम लोगों का जो ग्राफ है वो इस तरीके से फिनिश होगा जाकर ऐसे। ऐसे हमारा ग्राफ पूरी तरीके से फिनिश होगा जाकर कुछ इस तरीके से। 0 से लेकर 1 तक ये वाला पोर्शन, 1 से लेकर 3 तक ये वाला पोर्शन। ठीक है, ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो?
तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे आना स्टार्ट करेगा, ऐसे नीचे आना स्टार्ट करेगा। फिर ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है, समझ में आ रही बात, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर ये वाला एरिया आप निकाल दोगे तो ये वाला कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रही बात? और ये वाला जो आप निकालोगे वो ये वाला कहलाएगा। तो ये कंडीशन हमारे सामने निकल कर आएगी। इस तरीके से वीटी ग्राफ को हम एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए भाई। बेटा ग्राफ में कई सारे आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जितने रिजल्ट्स थे वो सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक्सटी ग्राफ के सारे रिजल्ट मैंने आपको बता दिए, वीटी ग्राफ के सारे रिजल्ट मैंने आपको बता दिए, एटी ग्राफ के सारे रिजल्ट मैंने आपको बता दिए। जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं वो भी मैंने सारे आप लोगों को बता दिए। अभी 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर बचे हुए हैं। ठीक है, सारी प्रॉब्लम ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों को कराया हूँ। एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है और एक प्रॉब्लम हमारे पास में ये बची हुई है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी जस्ट आप लोगों को कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं दूंगा आप लोगों को खुद से करने के लिए। अगर आप नहीं बना पाए तो फिर मैं दोबारा से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। अब पहले मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। आप लोगों का काम यह है, मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि तीनों ग्राफ को एक पेज पर बना लो। एक्सटी ग्राफ अलग बना लो, वीटी ग्राफ अलग बना लो, एटी ग्राफ अलग बना लो, और हर ग्राफ का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सटी ग्राफ क्या कह रहा है, वीटी ग्राफ क्या कह रहा है और एटी ग्राफ क्या कह रहा है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में इस पीडीएफ के अंदर मौजूद है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक एक करके दोबारा से करने हैं। और किसी भी क्वेश्चन में मैं कहीं से भी कोई भी चीज़ आप लोगों से पूछ सकता हूँ। ठीक है, कहीं भी आप लोग अटक जाए ना, वो आपको आकर पॉइंट मुझसे क्लियर करना है कि सर यहाँ समस्या आ रही है, ये कैसे करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो मैंने खुद ही आप लोगों को करा दिए। सिर्फ 2 प्रॉब्लम बच रही हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में फिर हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला काम है एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। पहले पढ़ लो उन्हें बढ़िया करके, कौन सा ग्राफ कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, फिर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करना। ठीक है, क्लियर? ओके, अब यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नया टॉपिक। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इस चैप्टर में हमने एवरेज स्पीड पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ग्रेविटी में मोशन के कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे। एक्सीलरेशन को हमेशा नेगेटिव लेना है, बॉल को ऊपर फेंकोगे तो ओरिजिन से ऊपर सभी चीज़ें कैसी लेनी है, पॉजिटिव, और नीचे कैसी लेनी है, नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की लास्ट कंडीशन पर। इस चैप्टर की लास्ट कंडीशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वैसे तो मैं एक बार बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से अपनी कॉपी में आप लिख लेना। मोशन की 4 इक्वेशन है हमारे पास में। एक है v = u + at, एक है हमारे पास में s = ut + ½ at², एक है हमारे पास में v² - के u² = 2as, और फाइनल इक्वेशन है हमारे पास में sn + a/2 2n-1। ठीक है बेटा, ये 4 इक्वेशन है हमारे पास में जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़नी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनका डेरिवेशन हम लोगों को पढ़ने हैं और इनके एप्लीकेशंस हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक, अब इन इक्वेशंस को हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अब इन इक्वेशंस को हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे यहाँ पर। लिखिए अपनी कॉपी में, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, लिख लिया? देखो बेटा, नोट पॉइंट नंबर 1 है क्या आपके पास में? सुनिए ध्यान से, नोट पॉइंट नंबर 1 ये है हमारे पास में ग्राउंड लेवल। यहाँ से बॉल को फेंका है हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, आपको बताना है कि बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये सिर्फ नोट पॉइंट है, क्वेश्चंस नहीं है, ये कंसेप्ट को समझाने के लिए हैं आप लोगों को। सबसे पहला काम आपका क्या है,
जहां से आपने बॉल को फेंका है उसे ओरिजिन मान लीजिए, मान लिया ओरिजिन। मैंने यहां से बॉल को फेंका है, इसे ओरिजिन मान लिया। बॉल को फेंका है मैंने ऊपर की तरफ, ओरिजिन के ऊपर सभी चीजें मुझे लेनी है पॉजिटिव। मैंने बॉल को फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, तो बेटा u हो गया मेरे पास में प्लस 20 मीटर पर सेकंड। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी चीज को जब आप फेंकेंगे उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो u हो गया प्लस 20 मीटर पर सेकंड। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताइए। अच्छा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई बॉल को फेंकेंगे तो बॉल स्पेस में चली जाएगी, ऊपर गई है तो नीचे भी लौट कर आएगी। एक्चुअली होता क्या है रियल कंडीशन में, बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, रुकती है एक पॉइंट पर, फिर नीचे आना स्टार्ट करती है। अगर मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर बॉल काहे में आ जाएगी, रेस्ट में, बॉल रुक जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है वो 0 होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होने वाली है 20, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉल रुक जाएगी, फिर नीचे आना स्टार्ट करेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, v हो गया 0। अच्छा, जब भी एयर में मोशन होता है ना बेटा, जब भी एयर में मोशन होता है एक्सीलरेशन हमारा रहता है माइनस ग्रेविटी, यानी माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। समझ आ रही है बात। हमें बताना है बॉल को नीचे से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा है। अब मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा बेटा, टाइम की है हमारे पास में सिर्फ 2 इक्वेशन, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अब जरा समझिए आप लोग। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप बता सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, 0। बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास में 20, एक्सीलरेशन की वैल्यू है -10, साथ में है t। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 10t, कैंसिल आउट। बेटा t बन गया हमारे पास में 2 सेकेंड, यानी इस बॉल को नीचे से ऊपर तक जाने में 2 सेकेंड का समय लगेगा। और किसी बॉडी को जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है ना, इसे बोलते हैं एसेंट टाइम। क्या बोलते हैं, बिल्कुल उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो 2 सेकेंड होगा। अगर बॉल को ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगे हैं तो नीचे आने में भी 2 सेकेंड ही लगेंगे। पहली कंडीशन ये हो गई आपके पास में, क्लियर। एनी प्रॉब्लम, अगर समस्या हो तो बता दीजिए। दूसरी बात आपसे ये पूछी है कि बताइए बॉल यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट अटेन करने वाली है, कितनी हाइट अटेन करने वाली है आपको ये बताना है। बॉल यहां से यहां तक कितनी हाइट अटेन करने वाली है ये बताना है। h मुझे निकालना है, तो मुझे ये बताइए कि ये जो h है ये ओरिजिन के ऊपर है या नीचे है, अरे बताइए। तो h को हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे और हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर लगा तो हम थर्ड भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। मोशन की सेकेंड इक्वेशन है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ध्यान दो जरा यहाँ पर फोकस करके बिल्कुल अच्छे तरीके से। s की वैल्यू हो गई प्लस h के बराबर, u हो गया 20 के बराबर, और नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगेगी 2 सेकेंड। u की वैल्यू हो गई 20, टाइम लगेगा 2, ठीक है, प्लस हाफ। बताओ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -10। एनी प्रॉब्लम, टाइम की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। क्लियर, जल्दी से बताइए। अब देखिए कितना है बेटा हमारे पास में 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। इसको इससे डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे -20। बताइए बेटा हाइट कितनी अटेन की है बॉल ने, बॉल ने हाइट अटेन करी है 20 मीटर। यानी जिस बॉल को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका था वो बॉल 20 मीटर की ऊंचाई तक गई, फिर नीचे लौट कर आ गई, और नीचे से ऊपर जाने में जो उसे टाइम लगा है उस टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड। ठीक है, तो अब से यानी इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से हम जितने भी सवाल बनाएंगे उन सब में मोशन की इक्वेशंस का खेल होगा और कुछ नहीं होगा। हमें सही तरीके से मोशन की इक्वेशंस लगानी है, सही तरीके से ओरिजिन को लेट करना है, जो ऊपर जाएगा उसे पॉजिटिव लेना है, जो नीचे आएगा उसे हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में। बेटा नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में ये है, नोट पॉइंट नंबर 2। ये पूरा टावर हम लोगों को दे रखा है, टावर की हाइट दे रखी है 80 मीटर।
मैंने यहां से एक बॉल को कर दिया है ड्रॉप। जब भी ड्रॉप वर्ड आएगा प्रॉब्लम की लैंग्वेज में, आप झट से समझ जाएंगे ड्रॉप का मतलब है बॉल को ऐसे छोड़ दिया गया है। और बॉल को छोड़ने का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। भाई इनिशियल वेलोसिटी कब होगी? जब आप बॉल को थ्रो करेंगे, बॉल को फेंकेंगे। आपने तो बॉल को छोड़ दिया तो u आपका 0 माना जाएगा। ठीक है, मैंने बॉल को यहां से ड्रॉप करा दिया, u हो गया 0। अब देखो बेटा, जिस पॉइंट से मैंने बॉल को ड्रॉप कराया है, बताओ उस पॉइंट को क्या मानकर चलना है? 0 0 ओरिजिन। एनी प्रॉब्लम? कुछ देर के बाद में ये बॉल यहां से आएगी और सीधा ग्राउंड से आकर टकराएगी। ये ग्राउंड से आकर टकराई, और जब ये ग्राउंड से टकराई तब इसकी वेलोसिटी थी v। ठीक है, आपको बताना है कि यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा है। एक तो आपको ये बताना है, दूसरा ये बताना है कि जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ग्राउंड से टकराते समय जो इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब मुझे एक बात बताइए, ओरिजिन हमने माना है इसे, हमारे पास में 80 मीटर है ये। अब 80 मीटर अबव द ओरिजिन है या बिलो द ओरिजिन है? बोलिए। इसका मतलब ये है s की वैल्यू हो गई है -80 मीटर। एनी प्रॉब्लम? बेटा u है हमारे पास में 0 के बराबर, और जब भी एयर में मोशन होता है, एयर में a की वैल्यू रहती है -g यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। क्लियर? अभी बहुत बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि आपका कंसेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हो। ठीक है, s हो गया -80, u हो गया 0, a हो गया -g के बराबर। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। चलो पहले मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। क्या होती है मोशन की सेकंड इक्वेशन, जरा बताओ। मोशन की सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब बताइए s कितना है बेटा मेरे पास में? -80। u की वैल्यू क्या है? 0 की मल्टीप्लाई t में करेंगे, 0 हो गया। क्या बचा मेरे पास में यहाँ? हाफ। a की वैल्यू क्या है? और ये कितना हो गया? t स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? माइनस से माइनस फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16, t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी नीचे ग्राउंड तक आने में इसे 4 सेकेंड का समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 4 सेकेंड लगेंगे। कितने सेकेंड लगेंगे? ओके, तो अब बताना है कि जब ये बॉल ग्राउंड से टकराएगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बेटा फाइनल वेलोसिटी निकालने के मेरे पास में 2 इक्वेशन है। देखो याद करो, फर्स्ट इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी आती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और थर्ड इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी आती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। जो तुम्हारी इच्छा वो यूज कर लो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, चाहे थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, जो आसान लगे वो यूज करो। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन जरा बताइए क्या होगी भाई फर्स्ट इक्वेशन? यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस, हमें v निकालना है, निकालना है v। चलिए v निकालना है, जो चीज़ निकालनी होती है उसे कभी प्लस माइनस नहीं रखते, उसे एज इट इज रख देते हैं। u कितना है बेटा हमारे पास में? a की वैल्यू बताओ कितनी है हमारे पास में? -10। और टाइम की वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है? 4 लग रहा है, नहीं लग रहा है? बताओ v कितना आ गया मेरे पास में? -40 मीटर, -40 मीटर पर सेकेंड। यानी जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी उसकी स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉल ओरिजिन के नीचे जा रही है। बॉल कहाँ जा रही है? बॉल ओरिजिन के नीचे जा रही है। बोलिए समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट कंडीशन देखिए बेटा क्या है हमारे पास में। ध्यान से जरा, टाइम इक्वल टू 0 पर मैंने एक बॉल को यहां से ड्रॉप करा दिया। क्या मतलब होता है ड्रॉप कराने का? वंदना तुम बताओ क्या मतलब है? तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास के अंदर, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो काफ़ी। कोई समस्या है तो ध्यान से बैठो और चीज़ों को सुनो ध्यान से। हमने एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप करा दिया बेटा। ड्रॉप कराने का मतलब हमने क्या बताया था आपको? u की वैल्यू 0 होगी।
क्लियर है? ओके। इस बॉल को ड्रॉप कराने के 2 सेकंड के बाद, पहले हमने इस बॉल को जैसे मार्कर को हमने छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, 2 सेकंड हो गए। 2 सेकंड के बाद मैंने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका, 2 सेकंड के बाद, यानी टाइम बराबर 0 पर तो मैंने बॉल को छोड़ दिया ऐसे। बात समझ में आ रही है? टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पर, 2 सेकंड के बाद का मतलब है टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पर मैंने एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो कराया 10 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा गया बताइए कितने टाइम के बाद में दोनों बॉल सेम लेवल पर आ जाएंगी? काहे पर आ जाएंगी? देखो यार एक बात बताओ, एक बॉल तो ऐसे फ्री फॉल कर रही है, मैंने छोड़ दिया इसे बॉल को ऐसे, ये बॉल फ्री फॉल करके आराम से नीचे जा रही है, और 2 सेकंड के बाद मैंने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया, तो एक बॉल तो आराम से आ रही है, एक को मैंने नीचे की तरफ फेंका, जिसे फेंका है वो तेजी से आएगी या नहीं आएगी? और कुछ देर के बाद में दोनों बॉल बराबर लेवल पर आ जाएंगी इक्वल लेवल पर। बस आपको यही बताना है कि कितने टाइम के बाद में दोनों बॉल का जो लेवल होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो भैया मैंने माना यहां जब पहुंच गई दोनों बॉलें, ये वाली बॉल भी यहां पहुंच गई और ये वाली बॉल भी यहां पहुंच गई, बताओ दोनों बॉल का लेवल सेम हो गया या नहीं हो गया? अरे बोलो, यहां पहुंचकर दोनों बॉल का लेवल सेम हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही बात? ये एक टाइम लाइन है। कैसी लाइन है? टाइम लाइन। एक टाइम लाइन का मतलब है इन दोनों बॉल के लिए यहां एक टाइम हो रहा है और वो टाइम है टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो 12 बजे हमने इस बॉल को छोड़ा, 12:02 पर या 12:02 पर इस बॉल को मैंने नीचे की तरफ फेंका। जब दोनों बॉल सेम लेवल पर पहुंचेंगी तो घड़ी में एक ही टाइम हो रहा होगा। समझ में आ रही बात? एक टाइम हो रहा होगा और वो टाइम है मेरे पास में कैपिटल टी। बोलो समझ आया नहीं आया? सेम लेवल पर पहुंचने का मतलब ये है जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है यहां से यहां तक, बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है यहां से यहां तक। बताओ की है या नहीं की है? जरा पहले हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? बताओ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो 0 इंटू कितने टाइम पर ये बॉल यहां पहुंची? टी टाइम पर। कितने टाइम पर? कितने टाइम पर छोड़ा था इसे? तो इसे पहुंचने में लगा टी टाइम यहां पर। ठीक है, टी में से 0 को माइनस कर दिया, टी बचा हमारे पास में माइनस हाफ, ग्रेविटी की वैल्यू है जी, और यहां हो गया मेरे पास में टी स्क्वायर। यानी इस वाली बॉल ने यहां से लेकर यहां तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मैंने ये लगाई है मोशन की सेकंड इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया था, यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है कैपिटल टी टाइम, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई किया, बीच में इसलिए माइनस लगाया क्योंकि आप जानते हो कि ग्रेविटी हमेशा माइनस होती है, और साथ में हो गया टी स्क्वायर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस बॉल के लिए इतनी हो गई। बोलो समझ आया या नहीं आया? अब इस बॉल के लिए आ जाओ, बताओ इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? प्लस में ली जाएगी या माइनस में? प्लस में या माइनस में? क्योंकि इस बॉल को यहां से फेंका, यहां ओरिजिन माना जाएगा, और ओरिजिन के नीचे है या नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी हो गई -10। अच्छा बताओ इस बॉल को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? कैपिटल टी पर पहुंची, 2 सेकंड पर इसे छोड़ा था, इसमें से इसे माइनस कर दो, इसे लगा है t-2। t-2 जैसे मान लो 12:05 पर यहां पहुंच गई, 12:02 पर हमने छोड़ा था, 12:02 पर हमने फेंका था, 12:05 पर यहां पहुंच गया, तो कितना टाइम लगा? 12:05 में से 12:02 को माइनस कर देंगे, 3 मिनट बच जाएगी हमारे पास में। अरे समझ आ रही है बात? फाइनल टाइम में से हमेशा इनिशियल टाइम को माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा माइनस ग्रेविटी की वजह से, और टाइम हो गया t-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया u, ये हो गया t प्लस हाफ, a की वैल्यू हो गई -g और t स्क्वायर। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? इस बॉल के लिए ये वाली डिस्टेंस इतनी है और इस बॉल के लिए ये वाली डिस्टेंस इतनी है। बताओ दोनों डिस्टेंस बराबर है या नहीं है आपस में? तो हम इन दोनों डिस्टेंसेस को आपस में रख देंगे बराबर, ये बचेगा -½ GT स्क्वायर -10t प्लस -20 -½ G t-2 का होल स्क्वायर। दोनों को बराबर रख दिया हमने, -½ GT स्क्वायर
माइनस के 10t प्लस 20 माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4t। ठीक है, स्क्वायर खोल दिया बेटा हमने यहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, करो अंदर मल्टीप्लाई। माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 10t प्लस के 20 माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 4g अपॉन 2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 4gt अपॉन 2, अंदर कर दी बेटा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, ये टर्म बन गया। अब बताओ दोनों तरफ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अरे जल्दी से बताओ क्या कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ से, इससे ये कैंसिल आउट, बोलो हो गया या नहीं हो गया। अच्छा, ग्रेविटी की जगह क्या रखने वाले हो आप लोग, 10, क्या रखने वाले हो, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 10 रखेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे -20, अरे आएगा, और ये कितना है आपका, तो +20 से ये -20 कैंसिल आउट, आया समझ में। क्या बचा अब हमारे पास में, यहाँ बचा माइनस के 10t और यहाँ बचा ये, तो 10t को इक्वल टू से ले जाते हैं इधर, तो ये बन गया 10t इज इक्वल टू 4, ग्रेविटी की वैल्यू 10, साथ में है t डिवाइडेड, कुछ मिस्टेक कर दिया यार हमने, दिख रहा है बच्चों क्या मिस्टेक हुआ है कुछ, क्या तो क्वेश्चन ही गलत ले लिया हम लोगों ने या कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, बोलो। हाँ क्या, हाँ तो फिर हमने डेटा गलत ले लिया यहाँ पर, डेटा गलत लेने से ये प्रॉब्लम हो गई कि टी से टी एलिमिनेट हो रहा है, देखो टी से टी कट रहा है ना यहाँ पर, वो डेटा गलत लेने की वजह से हो गया, डेटा सही नहीं लिया हम लोगों ने, डेटा मैंने अपनी तरफ से ले रखा है, बोलो क्या कह रहे हो। हाँ नहीं, इधर 0 बच गया ना, इधर एक तरफ 0 है ना, कैसे कर देंगे, वो डेटा ही गलत देने की वजह से है, आगे क्वेश्चंस आएंगे किताब के तो तब सॉल्व करेंगे। बाकी यह है कि मैंने सिर्फ इस तरीके का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए इसलिए आपको ये बताया है। यहाँ पर टाइम बराबर 0 पर बॉल को छोड़ा गया और यहाँ टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पर बॉल को फेंका गया, कुछ देर के बाद में ये बॉल इस बॉल के बराबर लेवल पर आ जाएगी, बोलो आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। उस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो इसे 0 से छोड़ा, टी पर यहाँ पहुँच गई तो इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा, 2 पर छोड़ा, टी पर पहुँच गई तो यहाँ से यहाँ आने में इस बॉल को लगा है t-2, क्या लगा है t-2, ऐसे हम प्रॉब्लम को करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्लियरिटी आई है या नहीं आई है भाई। जैसे मान लो सिचुएशन हमारे पास में कुछ ऐसी आ गई, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, यहाँ है मेरे पास में एक बॉल, t बराबर 0 पर मैंने बॉल को छोड़ा और इस बॉल को छोड़े जाने के 3 सेकंड के बाद ये मैंने दूसरी बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया। ठीक है, इस बॉल को तो मैंने ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, इस बॉल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ थ्रो किया है आफ्टर 3 सेकंड, दोनों बॉल आ जाएंगी कुछ देर के बाद में सेम लेवल पर, आ जाएंगे सेम लेवल पर, इसे यहाँ आने में टी टाइम लगा, ये भी टी टाइम में यहाँ पहुँच गई, तो बताओ इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है, t-0 t, क्लियर। और इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है, t-3, कितना हो गया t-3। अब बताओ इसकी डेप्थ और इसकी डेप्थ सेम होगी या नहीं होगी। हम मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाकर या मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाकर इसे निकालेंगे और इसे निकालेंगे और दोनों को आपस में रख देंगे बराबर, जिससे हमारी प्रॉब्लम क्लियर होगी। ठीक है, तो यार ये जो चैप्टर है ना जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1D मोशन, देखा जाए तो फिजिक्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरी 11th की फिजिक्स में और पूरी 12th की फिजिक्स में मोशन की इक्वेशंस का बार बार यूज होगा, ग्राफ्स का बार बार यूज होगा। तो अगर इस चैप्टर पर आपकी कमांड नहीं बन पाई तो फिजिक्स में आप पीछे छूट जाओगे, ध्यान रखिएगा इस बात को।
भले ही आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन इस चैप्टर पे कुछ भी करके आपको कमांड अपनी तैयार करनी है, ठीक है। एक तो जो मैंने ग्राफ वाला आपको काम दिया है, सभी लोगों को काम करके आना है। तुमसे ग्राफ बने ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करो। एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोबारा से, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप एक ही क्वेश्चन को ट्राई करके आना है आप लोगों को, ठीक है। और बाकी जो कंडीशंस मैंने बताई हैं ये आपको अच्छे तरीके से करनी है। तो ये सिचुएशन समझ में आ गई मोशन अंडर ग्रेविटी वाली? अरे बोलो। नोट करना है, नहीं करना है नोट? ऐसे कैसे काम चलेगा, नोट नहीं करोगे तो भाई, हैं? फटाफट करो। बच्चे लापरवाही में आ रहे हैं हमारे। तनुश्री कौन सी इक्वेशन लगाई हमने यहां पर? सेकंड। फर्स्ट भी तो लगाई है, यहां फर्स्ट नहीं लगाई पहले। जहां से बॉल को फेंकेंगे उस पॉइंट को क्या मानना है? इसके ऊपर सभी चीजें कैसी ली जाएंगी? पॉजिटिव, और इसके नीचे और ए को हमेशा नेगेटिव लेना है। और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी कितनी होगी? जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ठीक है। डन? समझ आया बेटा? राठी जी कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है। आगे बढ़े। हमने बॉल को यहां से छोड़ा है और 80 मीटर नीचे आना है बॉल को। तो जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो उस समय बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, यानी वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। दूसरा, बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, वो डेटा की वजह से आ रहा है। बोले डेटा अगर हम सही ले लेंगे ना, इसका डेटा बड़ा पेचीदा होता है, वो पूरा चेक करने के बाद में तब लिया जाता है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे पास में आएंगे, तो मैं डेटा पूरा एक्यूरेट लूंगा जब क्वेश्चंस आएंगे तो। ठीक है बेटा, पढ़ के जरूर आना यार, पढ़ के आना बिल्कुल अच्छे तरीके से।